अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पिज़ादा इन वाशिंगटन। इस वक़्त जब मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में 12 जनवरी 2024 के साढ़े 11 बजे का यानी सुबह के साढ़े 11 बजे का तकरीबन वक़्त है। मुझे बहुत शक है, मुझे बहुत गुमान है और मुझे बड़ा अफ़सोस है कि जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा और आप इसे देख रहे होंगे, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ऐन मुमकिन है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ का बल्ला एक बार फिर छीन चुके होंगे। इसकी अहमियत क्या है? मुझे इस पे क्यों इतना एतमाद है, इतनी बदनसीब किस्म की खबर पे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक रात पहले ही काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, जो वैसे किसी पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए बड़ी देर लगाते हैं और अजीबो-गरीब किस्म की पिटीशंस को सुनते रहते हैं, जिनका ताल्लुक माज़ी से है, उन्होंने इस पिटीशन को रातों-रात ही लगा दिया बेंच में और अपने ख़ास जो उनके एतमाद के जज साहिबान हैं, जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और मुसर्रत हिलाली साहिब हैं, इन्होंने कुछ चांस नहीं रखा यहाँ पर, उन्होंने उन्हीं 2 साहिबान को, वरना वो यहाँ पर गलती से अगर अतर मनल्ला साहब को ले आते, मंसूर अली शाह साहब को ले आते, एजाज़ुल एहसन साहब तो आपको पता है कि रिज़ाइन कर चुके हैं, मुनीब अख्तर को ले आते, आयशा मलिक को ले आते। ऐसा कोई खतरा जो है, वो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने नहीं लिया। उन्होंने बड़ा एक सेफ किस्म का बेंच जो है, वो क्रिएट किया है, जो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से एक फ़ैसला देगा और वो फ़ैसला सिर्फ़ ये होगा कि टेक्निकल बुनियादों पर तहरीक-ए-इंसाफ़ का बल्ला छीन लिया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी 2024 को जो फ़ैसला किया, वो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट नहीं कर सकता था। फलाँ, 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 फलाँ किस्म की तहकीकी बुनियादों पे इससे पहले फलाँ, 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 फलाँ किस्म के फैसले जो हैं, वो हुए थे। इसकी तफ़सीलात क्या हैं? इस पूरी पिटीशन के अंदर आर्गुमेंट्स क्या हैं? क्यों मैं इतना पुरएतमाद हूँ और कितना मैं इतनी फ़िज़ूल बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन 2 डेवलपमेंट्स और हैं इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की। एक शायद आप सुन चुके हों कि अमेरिका और बर्तानिया ने एक बहुत बड़ा फ़ज़ाई हमला किया है, जिसमें उन्होंने अपने सबमरीन नेवल एसेट्स को इस्तेमाल किया यमन के साहिल के ऊपर, हूथीज़ के ऊपर। हुतीज़ कई दिनों से रेड सी में उन्होंने बेतहाशा ड्रोन स्ट्राइक्स किया, रॉकेट फायर वगैरह किए हुए थे, मिसाइल फायर किए थे, जिससे कि वो इंटरनेशनल जो एक मैरीटाइम ट्रेड है, उसको डिसरप्ट कर रहे थे। वो गाज़ा के फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे। इसराइल के खिलाफ उनकी एक पोज़ीशन थी। सो अमेरिका और बर्तानिया ने हुतीज़ के ऊपर एक बड़ा भरपूर किस्म का नेवल एंड एयरबोर्न अटैक किया। ठीक? ये तो हो गई बात। इसमें सिर्फ़ हैरत की एक बात है, ये होना तो था ही ये अटैक, क्योंकि वो रेड सी में उन्होंने ख़ासा तूफ़ान खड़ा किया हुआ था। लेकिन इसमें जो यानी हैरानगी की बात है, वो ये कि अमेरिका के साथ-साथ बर्तानिया ने भी ये हमला किया है। और ये हैरानगी मैं थोड़ी-सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज़ अमेरिका ने अगर हमला करना था, ज़ाहिर है कि इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमला किया गया है, तो इसमें बर्तानिया की कोई ज़रूरत नहीं थी। बर्तानिया को अमेरिका इसलिए साथ लेके जाता है ताकि ये तासुब कायम रखा जा सके कि ये कोई इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड किस्म की एफर्ट जो है, वो की गई है। इसमें कोई बैनुल-अक़वामी कंसेंसस था, इसकी कोई इख़लाक़ी जवाज़ था, अमेरिका का कोई इत्तेहादी भी था, वरना अमेरिका को बर्तानिया के जहाज़ों की और बर्तानिया के सबमरीन्स की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका तन-तनहा दुनिया में जहाँ पर भी हमला करना चाहे, वो कर सकता है। बर्तानिया क्यों हर जगह अमेरिका के साथ चल पड़ता है? उसकी वजह ये है कि इन्हीं हरकतों की वजह से बर्तानिया ने पाकिस्तान जैसे मासूम लोगों को और दुनिया भर की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये यकीन दिलाया हुआ है कि बर्तानिया भी कोई फ़ौजी अस्करी किस्म की या बड़ी ताकत है। हकीकत ये है कि अगर अमेरिका की फ़ौजी ताकत बर्तानिया के साथ ना खड़ी हो, तो ब्रिटेन जो है, वो शायद बांग्लादेश या नेपाल वगैरह से भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तौर पर लड़ नहीं सकेगा। ये तो एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ अब से चंद घंटों में यूरोप में जब दिन शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान से यूरोप मेरा ख़्याल है 4 घंटे पीछे है या 3 घंटे पीछे है, हेग। तो वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इसराइल अपना डिफेंस पेश करेगा। इससे पहले, 1 दिन पहले, साउथ अफ्रीका के वकील जो हैं, उनके जो लॉयर्स हैं, वो एक बड़ा भरपूर केस इसराइल के खिलाफ डेवलप कर चुके हैं कि इसराइल गाज़ा में जो कुछ कर रहा है, वो जीनोसाइड है, वो नस्ल-कुशी के ज़ुमरे में आता है। और इसमें जो स्मार्टनेस की है साउथ अफ्रीका के वकीलों ने, कि उन्होंने इसराइल की जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनकी वॉर कैबिनेट के जो लोग हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट्स को उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रख दिया है, जहाँ उनकी हर स्टेटमेंट ये कहती है कि सारे फ़लस्तीनी जो हैं, वो मुजरिम हैं, हमें सबको ख़त्म करना है, हमें इनको यहाँ से निकालना है, इनको निकाले बगैर कोई चारा-कार नहीं। अब ये भी ज़हन में रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसके पास कोई इम्पोज़िशन नहीं है। वो अपने किसी भी हुक्म को, अगर वो इसराइल के खिलाफ कोई हुक्म करता है, या वो कहता है कि इसराइल ने जीनोसाइड किया है, या वो कहता है कि इसराइल जनबंदी करे गाज़ा में फौरी तौर पे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आर्म नहीं है, उसके पास कोई फ़ौज नहीं है जिसको वो भेज सके। फ़ौज किसी के पास भी नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी अगर करारदाद हो, किसी दिन ये भी हो जाएगा कि करारदाद मंज़ूर भी हो जाएगी, तो ये पोल भी खुल जाएगा कि उस करारदाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई ताकत जो है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती होगी। कौन जाके लड़ेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की किसी रेज़ोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए? लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो फिर इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि इख़लाक़ी तौर पर इसराइल के ऊपर बहुत शदीद दबाव है। और
जो साउथ अफ्रीका की हुकूमत है, वो केस खाली ये नहीं बना रही कि इसराइल ने जीनोसाइड किया है और इसराइल को सेंसर किया जाए। वो कह रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है, ये जीनोसाइड है और इसे रोकने की ज़रूरत है। तो इसका जो मुमकिना एंड रिज़ल्ट हो सकता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इस बहस के नतीजे में और जो दबाव जनरेट होता है, उसमें इसराइल को अपनी जंग के तरीक़ाकार को बदलने की ज़रूरत पड़ी। ये तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट थी, मैं चाहता था कि आपके गोश्तगुज़ार जो है, वो कर दिया जाए। अब इस सूरत-हाल पे आ जाते हैं कि जो बेंच बनाया गया है, इस बेंच से पहले मैं छोटा-सा आपको एक वाकया सुनाऊँ कि बहुत मशहूर ऑथर गुज़रे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं। उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला, गैब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज, जिनकी बहुत मशहूर किताब है गार्सिया की 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बड़ी मुश्किल किताब है वैसे, मशहूर किताब बहुत है, उसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला, लोग उसकी तारीफ़ें भी बहुत करते हैं। लेकिन इस किताब को समझना कोई आसान काम नहीं है। मैंने इसे 2 दफ़ा बड़ी मेहनत से पढ़ा था। इसमें एक कैरेक्टर है, इसमें कई कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें एक मेन कैरेक्टर है कर्नल बोयंदिया। ये बोयंदिया फैमिली के हवाले से है। इस किताब में बार-बार कई कर्नल कैरेक्टर्स आते हैं और सारे कैरेक्टर्स कर्नल हैं। जब मैंने ये नॉवल पढ़ा तो और ये बहुत मशहूर नॉवल है, इंसानी तारीख का कहते हैं कि 20वीं सदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैं, उसमें 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का जो है उसमें उसको शुमार किया जाता है। तो इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स कर्नल हैं, इसमें कोई कैप्टन नहीं है, इसमें कोई मेजर नहीं है, इसमें कोई ब्रिगेडियर भी नहीं है, इसमें कोई जनरल भी नहीं है। तो मुझे इसकी बड़ी मतलब हैरत होती थी, क्या वजह है कि सारे कैरेक्टर्स कर्नल ही हैं। तो फिर मैंने इसका कोई रिव्यू पढ़ा तो उसमें पता चला कि इसमें जो फिगर ऑफ अथॉरिटी है उस सोसाइटी के अंदर, वो कर्नल है। मुझे लगता है कि अगर आप गार्सिया के लेंस से असर हाज़िर के पाकिस्तान को देखें, तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान में भी सारे कर्नल ही हैं। एक जनरल है, जनरल आसिम मुनीर साहब, द ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो जनरल हैं, बाकी सारे कर्नल हैं और कुछ कर्नल्स ऐसे हैं, अब कहने को वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल्स भी हैं, वहाँ मेजर जनरल्स भी हैं, ब्रिगेडियर्स भी हैं, वो सब अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ब्रिगेडियर हूँ, मेजर जनरल हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, लेकिन असल में सारे कर्नल ही लेवल के हैं बिकॉज़ सारी की सारी अथॉरिटी जो है, वो जनरल साहब ही एक्सरसाइज़ करते हैं और जनरल सिर्फ़ एक होता है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूनिफ़ॉर्म भी नहीं पहना हुआ जिसमें डीपीओज़ हैं, जिसमें कमिश्नर्स हैं, जिसके अंदर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, जिसमें फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, ये सारे भी कर्नल ही हैं इस सिस्टम के अंदर। ये भी बस तरह से फिगर ऑफ अथॉरिटी हैं, वो वही काम करते हैं जो कर्नल ने करना होता है। और अब इसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी शामिल हो गए। तो ये जो बेंच बनाया है जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 3 मेंबर बेंच है जिसमें वो खुद भी शामिल है। इसको आप एक कर्नल बेंच के तौर पे ही समझ सकते हैं। इसमें कर्नल कर्नल ईसा, कर्नल फ़ाइज़ ईसा, कर्नल फ़ाइज़ ईसा हैं इसमें, कर्नल मुशर्रत हिलाली हैं इसके अंदर और कर्नल इसके अंदर मोहम्मद अली मज़हर है। तो जो तीनों कर्नल्स हैं, इन्होंने मिलके एक ही फैसला करना है कि इन्होंने कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, वो तकनीकी बुनियादों पे ठीक नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट इस किस्म का फैसला नहीं कर सकता था। देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सर्टिफ़िकेट को इश्यू नहीं किया गया। उनकी रिज़र्व सीट्स उनको नहीं मिल सकेंगी, उनके पास बल्ले का निशान नहीं होगा, वो एक सियासी जमात की हैसियत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इस ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को बहाल कर दिया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब हो सकता है जब तक मैं आप तक की मेरी वीडियो आप तक पहुँचे ये चीज़ हो भी गई हो या होने वाली हो या उसके 1-2 घंटे में हो जाएगी, लेकिन होगा ये। तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इसके लिए इतना महँगा वकील जो है, जो कहा जा रहा है कि बहुत ही ओ हो! पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे महँगा वकील जो है, जनाब मखदूम अली खान साहब जो पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं, बड़े मंजे हुए आदमी हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनके लायक-फ़ायक होने में किसी को शक नहीं है। सिर्फ़ ये है कि हर किस्म का गंदा, घटिया केस लेने के लिए मखदूम अली साहब जो है वो तैयार हो जाते हैं। ये केस भी उन्होंने ले लिया जो खुल्लम-खुल्ला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ एक साज़िश है। पाकिस्तान के लोगों के जमहूरी हक के ऊपर यहाँ पर एक डाका डाला जा रहा है, एक जुल्म किया जा रहा है। और मखदूम अली खान साहब जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत इज़्ज़त भी कमाई, बहुत पैसा भी कमाया, क्या मजबूरी है कि मखदूम अली खान साहब इतना गंदा घटिया केस ले रहे हैं? शायद मखदूम अली खान साहब मेरी आवाज़ पहुँचाएँ, उनके आगे पीछे कोई उनके घर में बंदा हो, कोई उनका बेटा हो, कोई बेटी हो, जो उनसे पूछे कि अब्बा इतना गंदा कमीना ज़लील किस्म का केस जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद पाकिस्तान के खिलाफ साज़िश है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ एक जुर्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की 24 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, आप ये केस क्यों ले रहे हैं? बहरहाल उनको लिया क्यों है? ये बड़ी हैरानगी की बात है, लेने की क्या ज़रूरत थी? जब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कर्नल काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, कर्नल मुशर्रत हिलाली ने, कर्नल मोहम्मद अली मज़हर ने, तो एक डन डील है कि जो जनरल साहब ने कहा है वही उन्होंने कर्नल साहिबान ने फैसला करना है। तो फिर इसमें इतना महँगा वकील लेने की क्या ज़रूरत है? ये तो आप सड़क से कोई भी बार एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट बार का कोई भी वकील 1000 भी 5000 भी वकील ले लेते, तो भी ज़ाहिर है रिज़ल्ट यही आना था। कोई भी ले लेते, वकील लेने की क्या ज़रूरत है? किसी टीवी एंकर को ले जाते, जो सारे जाते हैं बलोच लोगों के इंटरव्यू करने के लिए, उनमें से किसी को ले जाते, वो भी केस प्रेज़ेंट कर देते। ईसीपी के खुद ही कोई आके प्रेज़ेंट कर देता डीजी लॉ, तो भी ज़ाहिर है फैसला तो यही होना था, इसमें मखदूम अली खान साहब की आर्गुमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के जो अरबाब-ए-इख्तियार हैं, जो सारे इदारे हैं, इनके ज़हनों में जो बेसिक असम्पशन है, वो ये है कि पाकिस्तान के सारे लोगों के माथे के ऊपर बड़ा-बड़ा चे लिखा हुआ है और जब ये इनको देखते हैं, इनको उसमें से गोल्डन शक्ल में एक चमकता हुआ चे नज़र आता है। उनको समझते हैं कि सारे बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो महँगा वकील करने का मतलब ये है कि जनाब बड़े तकनीकी किस्म के आर्गुमेंट थे, वहाँ पर बड़ी बहस हुई, उन्होंने आके बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के दलाइल दिए। माय फुट दलाइल कुछ भी नहीं है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि दलाइल क्या हैं। दलाइल इनके ये हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है,
उसके फला सेक्शन को 157 को 158 के साथ मिला के 215 और 216 और 214 और 210 को मिला के फलां चीज़ के साथ मिला के पढ़े, तो उसकी रूह से जो है वो ये पता चलता है, और देयरफॉर उसकी पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त किस्म की खिलाफवर्जी कर दी है। एक दूसरा ये कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो एक टेरिटोरियल कोर्ट है, उसने एक ऐसा फैसला कर दिया है। इलेक्शन कमीशन एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, पेशावर हाई कोर्ट एक टेरिटोरियल कोर्ट है। वो एक सूबे तक है, उसने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसका इतलाक हर जगह होता है। इलेक्शन कमीशन का टाइम बड़ा ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के मामला में बिल्कुल आज़ाद है। इन अदर वर्ड ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले को किसी भी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत से ऐसे फैसले कर रखे हैं जिसकी यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इस किस्म की चंद तकनीकी किस्म के आर्गुमेंट जो डॉन अखबार के अंदर, ट्रिब्यून अखबार में छापने में बहुत अच्छे लगते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत इस केस से जितनी ले-दे हो चुकी है गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस बल्ले के इश्यू के हवाले से, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ पता चलती है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का जो निज़ाम है, अपने तमाम तर ज़ुल्म, अपने जबर, अपनी फ़ैशिज़्म के बावजूद एक ऐसा इलेक्शन नहीं करवा पा रहा, जिसमें अगर तहरीक-ए-इंसाफ़ के हाथ में उसका बल्ला हो, उसकी सियासी आइडेंटिटी हो। यानी बल्ला का मतलब ये है कि उनके पास एक आइडेंटिटी हो, वो एक सियासी जमात की हैसियत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो चौधरी निज़ामुद्दीन का पूरा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो उसे बता रहा है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक इलेक्शन में सियासी जमात और इकाई की हैसियत से जाने का मौका मिला, तो फिर हम इलेक्शन को रिग नहीं कर सकेंगे, मैनेज नहीं कर सकेंगे, और हमने नवाज़ शरीफ साहब को जो 100, 50, 30, 130, 120, 110 के 90 सीटें देनी हैं, वो हम उनको नहीं दे सकेंगे। और हमने पूरा का पूरा जो खड़ाक और पूरा मंसूबा बना रखा है कि नवाज़ शरीफ को इतनी सीटें देनी है, इतनी इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी को देनी है, इतनी हमने परवेज़ खटक साहब को देनी है, इतनी हमने इंडिपेंडेंट्स को देनी है, इस किस्म की हमने हुकूमत बनानी है, ऐसे इलेक्शन हमने करवाने हैं, उसका हमने अप्रूवल लेना है अमेरिका से, बर्तानिया से, यूरोपियन यूनियन से, वो हम नहीं कर सकेंगे। इतनी सी बात पता चलती है, और उसके अंदर हमारे जज साहिबान जो हैं, सॉरी गलत कहा गया, कर्नल साहिबान जो हैं, जो अदालतों में बैठे हुए हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज़ गुज़िश्ता 48 घंटे में जिस तरह से जज साहिबान के इस्तीफ़े लिए गए, पहले मज़ाहिर अकबर नकवी का, और जिस तरह से फ़ोर्स किया गया इजाज़ुल एहसन साहब को, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महज़ एक बिल्डिंग रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आप मग़फ़रत की दुआ कर सकते हैं कि ये मरहूमा जो थी, इसने इंसाफ़ की ख़ातिर कभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की, और जब कभी भी थोड़ी बहुत होशियारी आई, ये कोशिश की, तो मरहूमा को मुँह की पड़ी, और इन द एंड मरहूमा की रहलत हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ एक पत्थर की बनी हुई खूबसूरत सी बिल्डिंग है, जिसको अगर आप अजायब घर में कन्वर्ट कर दें, उसका एक टिकट लगा दें ₹10 का, ताकि लोग उसको जाके देख सकें कि यहाँ कभी एक अदालत हुआ करती थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फ़िलहाल कुछ नहीं बचा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब उसी लेवल में जा चुकी है, 11 जनवरी के ये जो पिछले 48 घंटे में जिस तरह से जो कुछ हुआ है, और ये हो रहा था मसलसल, जो 1997 में जब नवाज़ शरीफ साहब ने पहले कुछ कराए कि गुंडे लेकर जो डिप्टी कमिश्नर्स की मदद से सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, उसके बाद बेंच खरीदे, जो मशहूर केस है क्वेटा बेंच केस, और यूँ सुप्रीम कोर्ट को स्प्लिट कर दिया था, उसकी तमाम तर अथॉरिटी खत्म कर दी थी, और एक ऐसी अदालत क्रिएट की थी जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब को मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। तो 1997 से लेकर अब तक गुज़िश्ता 25 बरस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड कवर किया था, और उसने थोड़ा-सा अदालत लगना शुरू कर दिया था, उसमें वो दोबारा से उसकी वही हैसियत हो चुकी है, जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत होती थी। और मैंने अपने ट्वीट्स में बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, आप मुझसे कोई गिला नहीं कर सकता कि मैं शुरू से ये नहीं बता रहा था। मैंने अप्रैल 2022 से कहना शुरू कर दिया था कि उमर अता बंदयाल साहब ने जिस किस्म के फैसले किए, बुज़दिली की वजह से प्रिंसिपली, वो स्टैंड ना ले सके उस वक़्त, अप्रैल में अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देते और वो स्टैंड ले सकते थे। उस वक़्त उनके पास इतनी ताकत थी, इतनी मॉरल अथॉरिटी थी कि थोड़ी-सी अगर उमर अता बंदयाल, इजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, मंसूर अली शाह साहब या अतर बिन अल्लाह साहब को विज़न होता, हिम्मत होती, ये स्टैंड लेते, तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी बचती, इस मुल्क का ये हशर ना होता, और सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खुदकशी और उसकी तबाही ना होती। लेकिन आज पाकिस्तान में बदकिस्मती से इन जज साहिबान की नाआक़बत अंदेशी की वजह से कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह की चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। अब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर आप क्लर्क ले जाके उससे कोई भी फैसला, वहाँ पे ऐसे कंप्यूटर बिठा दें कोई, वहाँ कंप्यूटर से फैसला ले लें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के क्लर्क से, तो भी एक ही बात होगी। फिर कुछ घंटों में आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।